और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। ठीक है फ्रेंड्स, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद हमारा टॉपिक है। और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंदर हम प्रगतिशील और प्रगतिवाद का अर्थ, प्रेरणा, भूमि, प्रवृत्ति विश्लेषण, ठीक है, जिसके अंदर सामाजिक चेतना, ये प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं। सामाजिक चेतना, आस्था प्रेरित मानवता, अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं का निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, लोक चेतना, व्यंग बोध, वर्ग संघर्ष और क्रांति की भावना, प्रति सौंदर्य, प्रणयानुभूति, नारी भावना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी प्रवृत्तियां हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इस प्रयोगवाद और प्रयोगवाद को पढ़ेंगे और प्रयोगवाद का अर्थ निर्धारण कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद, प्रवृत्ति विश्लेषण, फिर हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोग दोनों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। छायावाद ने जीवन सौंदर्य के संगमरमरी ताज को बना तो दिया, किंतु वह आंखों को ही तृप्त कर सका। उसके झरोखों से मंदिरों बयार तो आ सकी, पर उसका स्पर्श मात्र सिहरन पैदा कर सका। जीवन की अदृश्य शक्तियों को जागृत कर यथार्थ को झेलने की हिम्मत न दे सका। जीवन मात्र स्वप्न नहीं है, सत्य भी है, अतः उसके लिए केवल सपने काफी नहीं है। यही कारण है कि छायावादियों का स्वप्न सत्य के ताप से झुलसने लगा और धीरे धीरे भीतर ही भीतर जनमानस में एक सुगबुगाहट हुई। जीवन चेतना ने करवट ली, एक नया मानवतावाद जन्मा। जीवन यथार्थ की ठोस धरती पर आ खड़ा हुआ और इसे अभिव्यक्ति देने वाला काव्य प्रगतिवाद कहलाया। प्रगतिवाद काव्य के जन्म और विकास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तो सहायक हुआ ही है, मार्क्सवादी दर्शन, फ्रायडी चेतना और छायावाद की जीवन शून्य व्यक्तिवादी कविता के प्रति प्रतिक्रिया भाव भी रहा है। प्रगतिवाद मूलतः रचना और आलोचना के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का वाहक बनकर आया था। उसकी दृष्टि धरती और समाज की ओर रही। उसने उपयोगितावादी मूल्यों को न केवल कविता से जोड़ दिया, अपितु अनिवार्यता के रूप में भी प्रस्तुत किया। प्रगतिवाद ने वर्ग भेद की खाई को पाटने का काम तो किया ही, मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी प्रदान की। वस्तुतः जो मानवीय चेतना अंतर्गत के गहन गह्वरों में जाकर शमित हो गई थी और भटकन के प्रवेश में बाह्य जगत की पद्धति, रीति नीति और मानवीय समस्याओं को विस्मृति के गर्त में डाल चुकी थी, उसे सही अर्थ में समाजोन्मुखी करने का काम प्रगतिवाद ने ही किया है। प्रयोगवाद वैचित्र्य प्रदर्शन, बौद्धिकता, सत्यानुभूतियों की कच्ची लिखावट और शिल्पाग्रह की कविता प्रतीत होता है। उसमें न तो व्यापक जीवन के चित्र हैं, न विस्तृत फलक पर प्रस्तुत किए गए वे जीवन संदर्भ हैं जो आसपास के परिवेश में विडंबनाओं और विसंगतियों की खाद पानी से तैयार हुए हैं। वह तो जरूरी गैर जरूरी चीजों का गोदाम भर प्रतीत होती है। असल में प्रयोगवाद प्रयोगों का आरंभ था, चरम परिणति नहीं। अतः जब ये प्रयोग संतुलित हुए और बाढ़ का पानी उतरा तो कविता में संतुलन भी आया और परिष्कार भी। वह राग संवेदनों की भूमिका पर जीवन से गहरे जुड़ती चली गई। जब ऐसा हुआ तब उसे ही नई कविता का नाम दिया गया। प्रगति, प्रगतिशील और प्रगतिवाद। गति जीवन का पर्याय है और अगति मृत्यु का। यानी कि जब तक गति है तब तक जीवन है और जब गति रुक जाती है तो उसका अर्थ हो जाता है मृत्यु। गति प्र उपसर्ग के योग से निर्मित होकर जिस शब्द के रूप में प्रस्तुत होता है उस प्रगति का सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना। जब यही प्रगति शब्द साहित्य के संदर्भ से प्रस्तुत होता है तो वह उस साहित्य सर्जना का अवबोधक बनकर आता है जो जीवन को निर्माणात्मक गति प्रदान करते हैं। इस स्थिति में प्रगतिवाद
साहित्य का वह रूप है जो जीवन को स्वस्थ एवं हितकारी दिशा प्रदान करता है। यह सामान्य अर्थ है। इसका विशिष्ट अर्थ तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो प्रगतिवाद का जो विशिष्ट अर्थ है वो तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। अतः प्रगतिवाद वह साहित्य धारा है जो एक विशेष पद्धति से और विशेष दिशा में आगे बढ़ती है और उसी ओर जीवन को भी ले जाती है। निश्चय ही यह विशेष पद्धति और विशेष दिशा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ही दिशा है। प्रगतिवाद के साथ ही प्रगतिशील शब्द भी निरंतर व्यवहार होता रहता है। कुछ समीक्षक प्रगतिवाद और प्रगतिशील को एक दूसरे का पर्याय व समानार्थक शब्द समझते हैं जो उनका भ्रम मात्र है। प्रगतिवाद एक खास किस्म के साहित्य के लिए व्यवहार शब्द है। इसके विपरीत प्रगतिशील शब्द की परिधि में पर्याप्त व्याप्ति और विस्तृत है। फिर प्रगतिशीलता कब नहीं रही, वह तो युगानुरूप संदर्भों में प्रत्येक काल में रही है और रहेगी। कारण परिवर्तनशीलता जीवन, समाज और साहित्य का शाश्वत धर्म है। अतः प्रगतिशीलता युग धर्म की व्याख्या का नाम है। जब प्रगति शब्द में वाद जुड़ जाता है तो वह एक देश काल विशेष और समाज की मनः स्थिति के प्रकर्ष को तो निरूपित करता है, पर अपनी सीमाओं के घेरे में कैद भी हो जाता है। छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का नया साहित्य प्रगतिशील तो है, किंतु एक विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक वृत्त में गिर जाने से संकीर्ण और निश्चित अर्थ का द्योतक भी हो गया है। अतः प्रगतिवाद और प्रगतिशील में वही अंतर है जो वाद और शील में होता है। प्रगति दोनों में विद्यमान है, परंतु एक की प्रगति वाद युक्त है और दूसरे की शील संयुक्त। यही अंतर है दोनों में, प्रगतिवाद और प्रगतिशील में। शील एक आचरणिक प्रक्रिया है और युगानुरूप सांचे में ढलकर निरंतर्य का बोध कराती है, यानी निरंतरता का, लगातार का बोध कराती है। इसके विपरीत वाद का घेरा अधिक जड़, निर्जीव और अतिरिक्त विचारात्मक है। यही कारण है कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में इतिहास बन गया है और तत्कालीन परिस्थितियों से आक्रांत होकर वात्या चक्र की तरह उठा और कुछ ही वर्षों में विलीन भी हो गया। प्रगतिशीलता इस दौर से कभी नहीं गुजरती है। प्रगतिवाद एक विशेष दृष्टि की मार्क्सीय दृष्टि और धारणा की किली पर घूमता है, जबकि प्रगतिशीलता अनेक प्रोग्रेसिव संदर्भों में स्नात होकर मानवता के विकास की भी हामी बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद का अर्थ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रगतिवाद का मूल आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका प्रणेता मार्क्स है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि प्रगतिवाद का जो मूल आधार है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसका प्रणेता है मार्क्स। मार्क्स राजनीति था, अतः कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद या साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र का समाजवाद और दर्शन के क्षेत्र का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के रूप में स्वीकृति पाए हुए हैं। यानी कि जो मार्क्सवाद, जो सामाजिक क्षेत्र में मार्क्सवाद का जो अर्थ है वही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद का अर्थ है। जो अर्थ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का साहित्य के क्षेत्र में है वो राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी के कवि, समीक्षकों और विचारकों ने प्रगतिवाद की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है, किंतु सभी परिभाषाओं में मार्क्सी दर्शन की ही साहित्यिक अभिव्यंजना को प्रगतिवाद कहा गया है। यानी कि प्रगतिवाद के अर्थ में मार्क्सी दर्शन होते हैं। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ठीक है फ्रेंड्स, जो सामाजिक सत्यता पर आधारित आंदोलन है वही जो है साहित्य चेतना के अंदर है, उसका अर्थ है। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद की व्याख्या
और परिभाषा में लिखा है कि प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। जैसे रस सिद्धांत साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अतः प्रगतिवाद को सौंदर्य शास्त्र संबंधी मार्क्सी दृष्टिकोण का हिंदी नामकरण समझना चाहिए। इन कथनों से स्पष्ट है कि प्रगतिवाद कोई साहित्यिक दृष्टिकोण या धारा नहीं है, वह तो मार्क्सी दृष्टिकोण और लक्ष्यों की संपूर्ति के लिए लिखा गया प्रचारात्मक साहित्य है। यानी कि जो मार्क्स दृष्टिकोण के आधार पर जो साहित्य लिखा गया है वह प्रगतिवाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी प्रगतिवाद को इसी भूमिका पर समझाया है। उनके अनुसार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। बल्कि यो कहना चाहिए कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रेरणा भूमि। प्रगतिवाद काव्य के जन्म और विकास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तो सहायक हुआ ही है। मार्क्सवादी दर्शन, फ्रायडी चेतना और छायावाद की जीवन शून्य व्यक्तिवादी कविता के प्रति प्रतिक्रिया भाव भी रहा है। एक ओर भारतीय समाज में जन संकट गहरा होता जा रहा था और दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवादी चेतना का प्रसार था, जो सामंतवाद और पूंजीवाद की भयंकरताओं को कुचलकर सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित कर रहा था। भारतीय बुद्धिजीवियों की दृष्टि इधर ही लगी हुई थी। रूस में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिम के अन्य देशों में फैलता हुआ उसका मार्क्सवादी दर्शन भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा केंद्र बन गया था। इधर देश की परिस्थिति विषम हो रही थी और उस विषम परिस्थिति में नौजवानों का हृदय असंतोष और विद्रोह से कसमसा रहा था। देश की अवस्था प्रगतिवादी विश्वासों और स्वरों के लिए उपयुक्त भूमि बन रही थी। सन 1917-18 में रूस जन क्रांति के दौर से गुजर चुका था। परिणामतः सत्ता की बागडोर श्रमिक वर्ग के हाथ में आ गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद का विकास होता गया। स्वतंत्र बोध की गुहार लगने लगी, किंतु इस स्वतंत्रता का अर्थ था साम्राज्यवाद या सामंतवाद से मुक्ति। समय का चक्र घूमता गया और सन 1928 के आसपास के वर्षों में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करने लगे। दमन का दौर और उत्पीड़न का चक्र शोषण से मिलकर विकराल होता गया। श्रमिक भड़के, हड़तालें हुई और समाज में स्पष्टतः दो वर्ग दिखाई दिए, शोषक और शोषित, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। मार्क्स के दर्शन ने प्रगतिवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इनका दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस, इसको याद रखना है। मार्क्स के दर्शन ने प्रगतिवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया और इनका दर्शन कौन सा है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह दर्शन है जो जीवन को एक ऐसी प्रगतिशील भौतिक वास्तविकता मानता है जिसके मूल में विरोधी शक्तियों का संघर्ष चल रहा है। इन विरोधी शक्तियों में निश्चय ही एक विनाश के पथ पर होगी और दूसरी उत्थान के पथ पर। चेतन मस्तिष्क का कार्य यही है कि इस तथ्य को ढूंढ निकाले और प्रगतिशील शक्तियों को सहायता दे तथा विनाशोन्मुख शक्तियों का बलपूर्वक नाश करें। इस प्रकार जगत का एकमात्र सत्य भौतिक जीवन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद केवल भौतिक विधान को स्वीकार करता है, ईश्वर और आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है। प्रगतिवाद इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का साहित्यिक रूपांतर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रगतिवाद है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का साहित्यिक रूपांतर है। यानी कि प्रगतिवाद जो है उसको साहित्य में रूपांतरित किया गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। इस मार्क्सी दर्शन को हेगेल के दर्शन से प्रेरणा प्राप्त हुई है। प्रवृत्ति विश्लेषण। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। तब प्रगतिवाद में समाज और सामाजिक जीवन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्नलिखित रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। सामाजिक चेतना। प्रगतिवाद कवियों ने जनजीवन को देखा, हृदयंगम किया और कविताबद्ध किया। इस प्रक्रिया में जनजीवन की भीतरी और बाहरी दोनों ही तस्वीरें उभर कर सामने आई। सामाजिक उन्नति और नवनिर्माण के दौरान सबसे पहले रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। वे धार्मिक और नैतिक मान्यताएं ताक पर रख दी गई जो युगों से चली आ रही थी। शोषितों और पीड़ितों के
करुण गायक इन कवियों ने एक और मानवतावादी भावना का प्रसार किया तो दूसरी ओर शोषक वर्ग के प्रति उपेक्षा भाव भी दिखलाया। इन्होंने किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लोगों की यह निर्विवाद इन्होंने किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति को बड़ी सदाशयता के साथ देखा और उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। यह निर्विवाद है कि इस क्षेत्र में छायावाद से आगे का कदम था। प्रगतिवादी कवियों में केदार अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और मुक्तिबोध ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें इस प्रकार की सामाजिक चेतना स्पष्टतः देखी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रगतिवादी कवियों में इनका नाम याद रखना है, केदार अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और मुक्तिबोध। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि सामाजिक स्थिति के निरूपण में कविता गायब हो गई है और शैली परिगणनात्मक हो गई है। इससे कविता में अकाव्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतने पर भी शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध और नागार्जुन की कविताओं में सामाजिक चेतना की प्रभावी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मुक्तिबोध का कवि सभी दलितों, पत्तियों और उपेक्षितों के भीतर तक की यात्रा कराया है और उसने अपनी इस अंतरयात्रा की अनुभूतियों को जो संघर्ष दिया है वह यथार्थ है, विश्वसनीय है, काव्यात्मक है और संवेदनात्मक है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ, इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ। कवि शिव मंगल सिंह सुमन के काव्य में सामाजिक व्यक्तियों के जो चित्र मिलते हैं वे नागार्जुन और मुक्तिबोध की ही भांति जीवन की अंदरूनी स्थितियों के बिंब हैं। इन्होंने न केवल सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का चित्रण किया है अपितु उनसे उत्पन्न विभीषिकाओं और असमानताओं के निराकरण के लिए स्वस्थ समाज की कल्पना भी की है। स्पष्ट ही इन कवियों की सामाजिक चेतना निर्माणात्मक है। आस्था प्रेरित मानवता। सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से प्रगतिवादी कविता आशा, आस्था और निष्ठा की किरणें प्रसारित करती हैं। यद्यपि प्रगतिवादी कवि वर्तमान जीवन की विषमता, दुख, दैन्य और त्रासद स्थितियों से भली भांति परिचित रहा है, किंतु फिर भी यह विचलित कहीं नहीं होता है। कारण उसकी प्रचेता बुद्धि उसे भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है और कभी विश्वास का संबल लिए जीवन की कुरूपताओं, वित्तीय और आर्थिक वैषम्य जनित पीड़ा को भी सहता जाता है। उसकी आस्था का कमल विकसित होता जाता है। मुक्तिबोध ने लिखा है, मेरे इस सांवले चेहरे पर कीचड़ के धब्बे हैं, दाग है और इस फैली हुई हथेली पर जलती हुई आग है, अग्नि विवेक की। नहीं नहीं, वह तो ज्वलंत सरसिज जिंदगी के दलदल कीचड़ में धंसकर वक्ष तक पानी में फंसकर मैं वह कमल तोड़ लाया हूँ। आस्था की इस डोर को थामकर ही प्रगतिवादी कवि घुटन, निराशा और पराजय की अनुभूतियों पर विजय पाता रहा है। एकाकीपन का बोध यदि उसे उदासी के खाई खंदक में कभी ढकेलता भी है तो वह व्यापक सामाजिकता की भूमिका पर खड़ा होकर उस खंदक से निकल आता है। इसी भूमिका पर खड़े होकर त्रिलोचन का कवि सोचता है कि मैं न अकेला कोटि कोटि है मुझ जैसे। तो यही भावना प्रगतिवादी कवि को आशा, विश्वास और दृढ़ता की ओर ले जाती है। केदार, रामविलास शर्मा और नागार्जुन सभी में इस आस्था प्रेरित भाव और तज्जनित मानवतावादी दृष्टि को देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं का निरूपण। प्रगतिवादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रगतिवादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। इस
इस अभिव्यंजना की इमारत प्रगतिवाद के उस दर्शन पर खड़ी है जो इस धारा के कवियों में धरती प्रेम से उद्भूत हुआ है। यही कारण है कि भारत की दलित शोषित जनता के प्रति सहानुभूति का राग अलापने वाले ये कवि राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीयता की ओर भी बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं की जो अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में मिलती है वह बड़ी सशक्त है। रूस हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या वियतनाम, जनता के संघर्षों तथा अभियानों में प्रगतिवादी कवियों ने पूरी मानवीय आस्था व दृढ़ता प्रेरित निष्ठा को व्यक्त किया है। लुमुम्बा की हत्या पर नागार्जुन उतने ही दुखी हैं जितना कि गांधी की हत्या पर। वे कहते हैं, मैं सुनता हूँ अफ्रीका की आत्मा आक्रोश, मैं सुनता हूँ काली धरती के कण कण का रोष। शमशेर की अमन का राग कविता भी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बोध की जमीन पर लिखी गई है। इस जमीन पर खड़े होकर पूर्व पश्चिमी का भेद नहीं रह गया है, बल्कि एक ही आत्मा का ताना बाना बन गया है। उसके हृदय में समस्त संस्कृतियां एकाकार होकर एक ही रंग खिलाती हुई दिखाई देती हैं। राष्ट्रीय चेतना। यदि प्रगतिवादी कविता का वस्तुपरक विश्लेषण करें तो राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावनाएं उसकी उल्लेख प्रवृत्तियों में शामिल करनी होगी। राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश की धरती के प्रति प्रेम और सम्मान और इस धरती की हर सांस से संपृक्ति का भाव प्रायः सभी प्रगतिवादियों से मिलता है। उल्लेख बात यह है कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ देश की जड़ भौगोलिक सीमाओं की प्रशस्ति मात्र नहीं है, उसमें वह सभी अंतर्भावित हैं जो इस देश और इसकी मिट्टी से जुड़ा है। धरती के जर्रे जर्रे के प्रति ममत्व है, हर उस जीवधारी के प्रति ममत्व जो यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ है और हर एक मनुष्य की आशा आकांक्षाओं, विवश अवश स्थितियों और पीड़ित मर्दित जनानुभूतियों से प्रेम आदि शामिल है जो मनुष्य की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह राष्ट्रीयता प्रगतिवादी कविता में अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है। इसके कुछ एक रूप इस प्रकार हैं। विदेशी दासता के प्रति विरोध प्रदर्शन में, पूंजीवादी और सामंतशाही शक्तियों के विरोध में, शांति प्रसार की कामना में, सामाजिक सुधारों की भूमिका पर किए गए नवनिर्माण की व्यंजना के रूप में और लोक जीवन की यथार्थ स्थितियों के अंकन में। प्रगतिवादियों द्वारा देश और धरती की जनता के प्रति प्रदर्शित प्रेम भावना भी राष्ट्रीयता का ही उदात्त और उन्नत रूप है। नागार्जुन और केदार का काव्य इसका उदाहरण है। नागार्जुन को धरती का स्वतंत्र मात्र नाकाफी लगता है। यही कारण है कि वे सर्वसहनशीला उन्नतपूर्ण वसुंधरा के लिए श्रम की मांग करते हैं। नागार्जुन ऐसी अन्नपूर्णा वसुंधरा के समक्ष विनयवनत होकर कह उठे हैं, देवी तुम्हारे वसुधांश का वित्ता वित्ता रत्नाकर है, जनयुग का यह रिक्त हस्त कवि देवी तुम्हारे लिए आज निज शीश झुकाता। केदार, त्रिलोचन और रामविलास शर्मा की कविताएं भी अपने अंचल की मिट्टी की गंध से गंधित हैं। उनमें अंचल विशेष के सांस्कृतिक बिंब प्रस्तुत हुए हैं और इन बिंबों में न केवल धरती की गंध है अपितु धरती वासियों की हर्ष विषाद की शाही से लिखी गई दैनंदिनी भी हैं। यह धरती प्रेम जब और आगे बढ़ा तो अपने अंचल की सीमाओं से भी आगे चला गया है। लोक चेतना। प्रगतिवादी कविता में धरती प्रेम का एक छोर लोक जीवन से मिला हुआ है। उसमें ग्राम्य परिवेश साकार हो उठा है। अतः लोक जीवन की मार्मिक और मधुर छवियां भी प्रगतिवादी कविता की विशेषता के रूप में ली जा सकती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि दीर्घकाल के बाद प्रगतिवादी कविता में लोक जीवन की विविध छवियां उभरी हैं। रामविलास, केदार, नागार्जुन और त्रिलोचन की कविताओं में हिंदी जनपद के विविध अंचलों की सांस्कृतिक छवियों को आसानी से देखा जा सकता है। इन अंचलों के निवासी बरसात की रिमझिम में चौपालों में बैठकर ढोलक की थाप पर आल्हा अवश्य सुनेंगे, रामायण का सस्वर पाठ जरूर करेंगे, तिथि त्योहारों में उत्सव तथा समारोह अवश्य मनाएंगे तथा कतकी या संक्रांति पर घोल के घोल बांधकर गंगा स्नान को जरूर जाएंगे।
सांझ सवेरे हथेलियों में धुले पूछे जलपात्र रखे कन्याओं तथा गृह वधुओं का मंदिर में जब चढ़ाने जाना तो रोज की बात है। जल चढ़ाने जाना तो रोज की बात है। दंगल और कुश्तियाँ तो यहाँ की अपनी चीज है। तात्पर्य यह है कि प्रगतिवादी कविता में ग्राम्य जीवन के दुख, दैत्य, पूजन, आराधना, रास विलास और उत्सव समारोह आदि सभी का चित्रांकन किया गया है। यही लोक जीवन का वह परिपार्श्व है जो नई कविता में और अधिक फैल गया है। व्यंग्य बोध। प्रगतिवादी कविता का व्यंग्य भी तीखा है। नागार्जुन, केदार व मुक्तिबोध में व्यंग्य का नया रूप मिलता है। आज की सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि मनुष्य का मूल्य कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं रह गया है। यही कारण है कि विक्षुब्ध गर्भवती ईश्वर से प्रार्थना भरी याचना करती है। वैभव की विशाल छत्र छाया में स्वर्ण सिंहासन पर रखी देख मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां क्षुब्ध हो गर्भवती ईश्वर से मांगती है वरदान, केवल पाषाण हो कोक की मेरी भी संतान। केदार और नागार्जुन भी अच्छे व्यंग्यकार हैं। केदार ने निकम्मे व्यक्तियों पर अच्छा व्यंग्य किया है। धोबी गया घाट पर, राही गया बाट पर, मैन गया घाट और बाट पर, बैठा रहा टाट पर, जीता रहा ओस चाट चाट कर। नागार्जुन व्यंग्यों के शिल्पी हैं। राजनीतिक नेता, सरकारी गैर सरकारी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेईमानी, रईसों के ऐशो आराम, मंत्रियों और मठाधीशों की वासना लोलुप दृष्टि सभी नागार्जुन की व्यंग्य चेतना में समा गए हैं। प्रगतिवादियों में नागार्जुन का व्यंग्य अलग ही पहचाना जा सकता है। उनकी पैसा चहक रहा है, जयंती, नखरंजिनी, बजट, कार्तिक, दुख रंजा, प्रेत का बयान, तालाब की मछलियाँ और विजयी के वंशधर कविताएं इसका प्रमाण है। वर्ग संघर्ष और क्रांति की भावना। प्रगतिवादियों के अनुसार कविता में वर्ग संघर्ष को वाणी देना अनिवार्य है। इन्होंने वर्ग संघर्ष के साथ ही सामाजिक और आर्थिक क्रांति को भी आवश्यक माना है। नोवेल एंड द पीपुल, इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखना है इसको। नोवेल एंड द पीपुल रियलिटी के रचयिता रोल्फ फोक्स, ठीक है। ऑन आर्ट एंड लिटरेचर के सर्जक लेनिन और इल्यूजन एंड रियलिटी के सर्जक श्री कोडवेल, ठीक है, ने साहित्य में उक्त दृष्टिकोण की अभिव्यंजना पर जोर दिया है। दिनकर, अंचल और नागार्जुन की कविताओं में वर्ग संघर्ष के अंकन के साथ ही सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त की गई है। हाहाकार शीर्षक कविता में दिनकर ने लिखा है कि देख कलेजा फाड़ दे रहे शक आज शोणित की धारें और उठी जाती उन पर ही वैभव की ऊंची दीवारें। इसके साथ ही अंचल का सर्वहारा वर्ग यह रूप लिए हुए हैं और यही परिवार खड़ा है। भूखे शिशु, अकुलाती माता, बच्चे से जिसको केवल पैदा करने का है नाता, यही दुखावस्था क्रांति की जननी है। ये कवि क्रांति के द्वारा समाजव्यापी रूढ़ियों के गलित पलित कुष्ठ को क्रांति के नश्तर से ऑपरेट करना चाहते थे। यही कारण है कि ये कवि हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी कहकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। दिनकर ने क्रांति का उद्घोष करते हुए लिखा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट कविता है ये, ठीक है, दिनकर जी ने लिखी है। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की छत बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब बाद चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अंधकार देता मुझको तब आमंत्रण। यही भाव जिसमें क्षोभ भरा आक्रोश है अंचल की निम्नांकित पंक्तियों में भी सहज ही देखा जा सकता है। वह नस्ल जिसे कहते मानव कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसी जीती। प्रति सौंदर्य,
प्रगतिवादी कविता में प्रतीक की छवियां भी देखने को मिलती हैं। नागार्जुन के सतरंगी पंखों वाली काव्य काव्य संकलन में बसंत की अगवानी और नीम की दो टहनियाँ कविताएं इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार रामविलास शर्मा के रूप तरंग में ग्रामीण प्रति की रूप छवियाँ मिलती हैं। शिवमंगल सिंह सुमन के काव्य में प्रति का स्वाभाविक रूप ही व्यक्त हुआ है। कहीं वह शुद्ध रूप में है और कहीं वह प्रतीक रूप में उपलब्ध है। उनकी निर्झर कविता में प्रतीक की प्रतीकात्मक व्यंजना है। कहीं कहीं लोक जीवन का संस्पर्श भी मिलता है। केदार अग्रवाल को खेतों में फसलों का स्वयंवर सजता दिखाई देता है तो बसंती हवा की मस्ती भी। उदाहरणार्थ ये पंक्तियाँ देखिए। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा हो और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा हो। अतः यह तो नहीं कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी में प्रतिपरक कविताओं का अभाव है, किंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि प्रतीक की अनंत और अभिनव सुषमा की अल्प छवियां ही प्रगतिवादी रचनाओं में आ सकी हैं। अगली जो प्रवृत्ति है प्रगतिवाद की वो है प्रणयानुभूति। प्रेम प्रगतिवाद का प्रमुख विषय नहीं है, बहुत से विषयों में से एक अवश्य है। यही कारण है कि उसमें प्रेम का विस्तृत वर्णन प्रायः नहीं मिलता है। जहाँ कहीं भी इन कवियों ने प्रेम की बात की है वहाँ वे उसे समाज और जनजीवन से जोड़ते जान पड़ते हैं। प्रणयानुभूति, वेदना और निराशा के चित्र भी अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। जहाँ मिलते हैं वहाँ आस्था के साथ सामाजिकता की भूमि में पल्लवित यह प्रेम अकेले भी नहीं भोगा गया है। त्रिलोचन की ये पंक्तियाँ देखिए। सुख आए दुख आए, दिन आए रात आए, सुख दुख एक भी अकेले सहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता। कवि को विश्वास है कि जब तक प्रेमी के हाथ में पतवार है तब तक वह अगम सागर पार कर सकेगा। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि का व्यक्तिक प्रेम भी उसे जीवन और जगत को बांध देता है। वह संसार से प्यार करने लगता है। प्रेयसी की स्नेहमयी शब्दावली त्रिलोचन के हृदय में स्फूर्ति का संचार कर देती है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, पंक्ति इसका प्रमाण है। इसी क्रम में सुमन और केदार अग्रवाल की कविताओं को भी देखा जा सकता है। सुमन कहते हैं, सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई, दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। अब जो अगली प्रवृत्ति है प्रगतिवाद की वह है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी को आराध्या, पूज्या और महिमामयी रूप में प्रस्तुत किया, तो प्रगतिवादियों ने उसकी सामाजिक स्थिति पर बल दिया है। उन्होंने शोषितों के साथ नारी को भी बिठा दिया है और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रगतिवादी कवियों ने नारी को पुरुष के दैनिक कार्य में सहयोगिनी का स्थान दिया है और साथ ही उसे शयन कक्ष से बाहर निकालकर वहां खड़ा कर दिया है जहां वह मजदूरीन और शोषित बन गई। वह सती साध्वी न बनकर पुरुष की सहकर्मिणी और सहभोगिनी बन गई। छायावादियों ने नारी का जो पवित्रीकरण किया था वह व्यावहारिक धरातल से दूर का संबंध रखता है। अतः प्रगतिवादियों ने जो व्यावहारिकता प्रदान की वह सहज ही विश्वसनीय बन गई। प्रगतिवादी का अब है अभिव्यंजना पक्ष हम पढ़ेंगे। प्रगतिवादी कविता के संबंध में जब कभी शिल्प की चर्चा की जाती है तो यह बात बार बार उठाई जाती है कि वह शिल्प के प्रति उदासीन है, उसकी भाषा उबड़ खाबड़ है तथा उसकी छंद योजना बासी और उखड़ी हुई है। साथ ही
प्रतीकों का तो एकदम अभाव है। इस आरोप में सत्य का अंश तो सही, किंतु इतना नहीं जितना बताया जाता है। प्रगतिवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि भाषा को जन जीवन के स्तर पर लाने की है। यूँ इन कवियों ने वस्तु के समान शिल्प को महत्व नहीं दिया है, किंतु भाषा में उसका झुकाव जनसाधारण की शब्दावली की ओर है। यदि प्रगतिवादियों के शब्द विधान पर विचार करें तो तीन बातें सामने आती हैं। इनकी काव्य भाषा जन भाषा के निकट है, उसमें तत्सम शब्द तो यदा कदा ही आए हैं। प्रगतिवादी कविता की भाषा में आडंबर नहीं है, लफ्फाजी नहीं है, और जानबूझकर भाषा को वैयक्तिक और जटिल बनाने की प्रवृत्ति नहीं है। शब्दों में सांकेतिकता, लाक्षणिकता और नहीं है। इनकी भाषा में एक और उर्दू फारसी के शब्द हैं, तो दूसरी ओर जनपदी और आंचलिक शब्द भी पर्याप्त मात्रा में हैं। प्रगतिवादी कविता रूढ़ संस्कृति की विरोधिनी होने के कारण सांस्कृतिक प्रतीकों के भी दो रूप प्रस्तुत करती हैं। पहले प्रकार के प्रतीक परंपरागत संस्कृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे नवीन सामाजिक संस्कृति के पक्षधर हैं। प्रगतिवादी कवियों के काव्य में उन प्रतीकों की संख्या ही अधिक है जो सांस्कृतिक वर्ग के हैं, किंतु वे यथार्थ की नवीनता से संबंधित हैं। प्रतीक भी हैं, किंतु वे कोमल पक्ष को दबाकर कठोर पक्ष को ही प्रस्तुत कर सके हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रगतिवादी कवि मर्ज और मरीज का कवि हैं, तंदुरुस्ती और तंदुरुस्त का नहीं। प्रगतिवादियों की उपमान योजना नैसर्गिक अधिक है, क्योंकि उसका स्रोत जनजीवन है। प्रतीक के हरे भरे आंचल की ओर ताकते हुए भी इस कविता में आए अधिकांश उपमान सामाजिक हैं। यही कारण है कि इन्हें रात कोयले की खान से और मजदूरनी सी प्रतीत हुई तो जनता का जीवन रद्दी की कटोरी और मानवता फूटे बर्तन से उपमित की गई है। यहाँ प्राकृतिक उपमान भी छायावत जैसे नहीं है। पानी सी प्रिय स्वच्छ, आग सी निर्मल, क्रांति पावन सी पावन, पर्व सी पावन, हंसती हुई शकबाला सी, उगते खेतों सी मन भावन। बिंब प्रयोग की दृष्टि से विचार करें तो प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत वस्तु प्रधान बिंबों का ही प्रयोग अधिक हुआ है। नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन के वस्तु बिंब प्रभावित करने वाले हैं। शिवमंगल सिंह सुमन ने भी जर्जर अर्थव्यवस्था की चक्की में पिसने वाली और दम तोड़ती असहाय जनता की बेबसी के बिंब ही अधिक प्रस्तुत किए हैं। ये बिंब भी वस्तु बिंब ही हैं, कहीं ये गत्यात्मक हैं और कहीं स्थिर हैं। नागार्जुन के वस्तु बिंब भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, पूस मास की धूप सुहावन, फटी दरी पर बैठा है चिर रोगी बेटा, राशन के चावल से कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी, गर्भ कर से अलस शिथिल है अंग अंग, घर पर बैठी है बिल्ली, किसके घर से जान से क्या कुछ खा आई है, चला चला कर जीभ स्वाद लेती ओंठों से। प्रगतिवादी कवियों ने वस्तु बिंबों को ही प्रोत्साहन दिया है और वे भी अधिकांश स्थलों पर निर्भर और कल्पनाहीन अधिक हैं। हमारी समझ में प्रगतिवादियों की बिंबगत असफलता का रहस्य संवेदना का ही अभाव है, क्योंकि जहाँ संवेदना का ताप नहीं होता, कल्पना का रंग नहीं होता, वहाँ बिंब प्रायः नीरस हो जाते हैं। इतने पर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि प्रगतिवादियों ने नई जमीन तैयार की और अभिव्यक्ति से अधिक वस्तु प्रतिपादन को महत्व दिया। छंदों में परंपरागत और मुक्त छंद दोनों का प्रयोग प्रगतिवादियों ने किया है, किंतु इस क्षेत्र में इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं दिखाई देती है। वास्तविकता यह है कि प्रगतिवादियों ने अपनी बात को कहना भर चाहा है, भले ही उसकी पद्धति कितनी ही बेढंगी और विश्रृंखलित क्यों न रही हो। हाँ, लोकगीतों की शैली में लिखे गए कुछ गीत अच्छे बन पड़े हैं, अतः यही कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य सामाजिक यथार्थ की चेतना का काव्य है। उसमें जीवन की दुख दर्द भरी तस्वीरें हैं और समाज की रिक्त का प्रतिफलन, किंतु सरल अभिधात्मक
और व्यंग्यमयी भाषा में परिष्कार उसमें नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद नवीन चेतना और नई शैल्पिक उपलब्धियों का काव्य है। इसका प्रारंभिक स्वरूप भले ही मार्क्स, लेनिन, एंजेल्स के सिद्धांतों का साहित्यिक अभिव्यंजन रहा हो, किंतु अपने विकसित रूप में यह प्रगतिशीलता का वाहक है, नव्य मानवीय मूल्यों का संकेतक है। ऐसी स्थिति में प्रगतिवाद दोष रहित भी है और दूषण सहित भी है। इसमें आई प्रचारात्मकता, सैद्धांतिक मताग्रह और विज्ञापनी वृत्ति यदि इसके दोष हैं तो इन्हीं से विकसित सामाजिक बोध, जीवन मूल्यों की पहचान, स्वातंत्र्य भावना, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं का निरूपण इसकी महत्तम उपलब्धियां हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, कि प्रगतिवाद वादी काव्यों की जो वो है उपलब्धियां क्या है। अब हम प्रयोग और प्रयोगवाद दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो प्रयोगवाद शब्द दो शब्दों के संयोग का परिणाम है, प्रयोग और वाद। इसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित है, तो दूसरा वाद सिद्धांत अथवा मताग्रह के घेरे से। घेरे को तोड़ना आवश्यक है, अतः उसे छोड़ दिया जाए तो ठीक होगा। प्रयोग का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्व मान्य प्रति का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना। प्रयोग का उद्देश्य सत्यान्वेषण और उसमें पाए सत्य का ग्रहण है। इस आधार पर प्रयोग एक प्रक्रिया है, कोई उद्देश्य नहीं है। प्रयोग की प्रक्रिया के आधार पर हम पारंपरिक मान्यताओं का पुनः अन्वेषण यानी खोज और पुनर्परीक्षण भी करते हैं और नए उपलब्ध सत्यों के आलोक में नई दिशा भी प्राप्त करते हैं। वस्तुतः प्रयोग जीवन को यथार्थ के पार्श्व से देखने की प्रेरणा प्रदान करता है। युग करवट लेता है तो अनेक पुरानी परंपराएं और मान्यताएं उसकी करवट तले चूर हो जाती हैं और कुछ नई मान्यताएं उभरने लगती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नए उभरते मान मूल्यों के वाहक पुरानों को प्रयोग की तुला पर तोलते हैं। इस परीक्षण में यदि वे खरे उतरते हैं तो किंचित परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिए जाते हैं, किंतु जब ऐसा नहीं होता तब नई मर्यादाएं, नई संभावनाओं के द्वार खटखटाती है। यही वह भूमि है जहाँ से प्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रयोग की यह प्रक्रिया प्रत्येक काल में विद्यमान रहती है, कारण प्रयोग निर्धारित सत्य को अंतिम सत्य नहीं मानते हैं, वे उसका पुनर्परीक्षण करते हैं, संभावनाओं के नए क्षितिजों को उद्घाटित करते हैं और नवीनता के पक्षधर होने के कारण पूर्णता का दावा नहीं करते हैं। प्रयोग की यह प्रवृत्ति जीवन और साहित्य दोनों में बखूबी देखी जा सकती है। आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा का यह मोड़ तो विशेषकर इसी प्रयोग प्रक्रिया का परिणाम है। प्रयोग प्रत्येक काल में होते हैं और होते रहेंगे, किंतु प्रयोगवादियों ने प्रयोगों को ग्रहण करते हुए यह आग्रह भी किया है कि उनके प्रयोग सर्वथा नवीन हैं तथा कविता के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही जड़ता और नियमों की श्रृंखला को झटके से तोड़ते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद उक्त नियमों और उनसे बनी भूमिका पर ही विकसित हुआ है। नवीनता और अपनी पहचान अलग से कराने का मोह ही प्रयोगवाद के मूल में दिखाई देता है। अतः प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं का रूढ़ संकेतक बनकर आया है जिसमें नया भावबोध व नई संवेदनाएं और इनकी अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त नया शैल्पिक चमत्कार है। तार सप्तक हिंदी कविता में प्रयोगवाद लेकर आया। इम्पोर्टेंट है, तार सप्तक हिंदी कविता में प्रयोगवाद लेकर आया। इसमें टेक्निक के जो नए प्रयोग उपलब्ध होते हैं उनका सूत्रपात तो पहले ही हो गया था, किंतु प्रयोगवाद का प्रारंभ उस समय से नहीं माना जा सकता है। प्रयोग तो माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन, पंत और निराला के काव्य में भी देखे जा सकते हैं। नलिन विलोचन के प्रयोग भी अपना महत्व रखते हैं और जो तार सप्तक के प्रकाशन काल से पहले ही सामने थे। आचार्य वाजपेयी की मान्यता है कि निराला की अपेक्षा बच्चन को नवीनतम कविता शैली के अधिक निकट कहा जा सकता है। शैली की दृष्टि से नए कवि का आरंभ बच्चन से होता है
ध्यान देने की बात यह है कि शिल्प विषयक प्रयोग बच्चन, पंत और निराला में मिलते अवश्य हैं, किंतु वैसे नहीं हैं जो प्रयोगवाद के शिल्प की भांति एक विशेष आंदोलन का रूप लेकर आए हों। पंत और बच्चन ने प्रयोग किए अवश्य हैं, किंतु प्रयोग उनका लक्ष्य न था, या यूं कहे कि प्रयोग बिना प्रयोग करते हुए भी इनके प्रति सतर्क न थे। इनकी दृष्टि वस्तु की ओर जितनी लगी थी, शिल्प की ओर उतनी नहीं थी। निराला का काव्य अवश्य प्रयोग की भूमिका स्पर्श करता हुआ सा जान पड़ता है। तार सप्तक के पूर्व के कवियों में यदि किसी को नई कविता के पूर्व रूप प्रयोगवाद के निकट माना जा सकता है तो वे निराला ही हो सकते हैं, किंतु नई कविता की प्रयोगशील वृत्ति का व्यवस्थित रूप तो तार सप्तक से ही मानना होगा। कारण तार सप्तक के सातों कवियों का सारा ध्यान शिल्पगत प्रयोगों और नई संवेदनाओं के प्रकाशन की ओर था। इसके सभी कवि शिल्प के प्रति आग्रही रहे हैं। प्रयोगों के प्रति आकर्षण और तदनुरूप नए मार्गों का अन्वेषण सभी प्रयोगवादी कवियों का लक्ष्य रहा है। इस संबंध में अज्ञेय ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की प्रक्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। प्रयोगवादी कवि किसी स्कूल के नहीं हैं, अभिराही हैं, राही भी नहीं, वरन राहों के अन्वेषी हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगवाद एक ऐसी साहित्यिक धारा को दिया गया नाम है जिसने स्थापित मान्यताओं को पुनर्परीक्षित करके नए प्रयोग किए हैं। वस्तुतः नए प्रयोगों के माध्यम से प्रयोगवाद साहित्य में क्रांति लेकर आई नई काव्यधारा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो के अंदर हम कौन से पॉइंट को पढ़ेंगे वो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, आज हमने प्रयोगवाद और अर्थ निर्धारण यहाँ तक के सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया है, और अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद, प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ठीक है फ्रेंड्स, इन 3 पॉइंट्स को पढ़ना बाकी हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।